मेरा नाम शीतल है और मेरी उम्र 32 साल है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैं शादी के 4 साल बाद ही विधवा हो गई थी। उस वक्त मेरी उम्र 22 साल की थी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी 18 साल की उम्र में ही कर दी थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, मगर मुझे ऐसा लगता था मैं उन पर एक बहुत बड़ा बोझ हूँ, मानो जैसे कि मैं उनकी बेटी नहीं थी। मेरे पैदा होने के बाद ही मेरी माँ कोई खुशी नहीं देख पाई थी और मेरे पिता उनको तो बेटे की ही चाहत थी, इसलिए वह मुझे नापसंद करते थे और हमेशा ही मुझसे अलग रहते थे। मुझे दिल से प्यार नहीं करते थे। वह मुझे अपना मानते भी नहीं थे और मुझ पर बहुत गुस्सा करते थे। कुछ खानदानी कारण की वजह से मेरे पिता दूसरी शादी भी नहीं कर सके। बस इसी कारण वह मुझसे बहुत नफरत करते थे। हर वक्त मुझसे गुस्से से ही बात करते थे और इसी वजह से उन्होंने मेरी शादी भी जल्द ही करवा दी थी। मेरा पति एक क्लर्क था। हमारी एक 3 साल की बेटी भी थी। मेरे पति एक दिन ऑफिस से आते, रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। वो भी मेरा साथ छोड़ गए। वह दिन मेरे लिए किसी कयामत से काम नहीं था। मुझ पर तो परेशानियों के पहाड़ ही टूट पड़े थे। कुछ दिन गुजारने के बाद मेरे सास ससुर ने भी मुझे मेरे माँ बाप के घर भेज दिया। शायद उन पर भी मैं बोझ थी। वे भी मुझे अच्छा नहीं समझते थे। उनके ख्याल से मैं मनहुस औरत थी। मैंने जैसे उनके बेटे को मार दिया हो। फिर मैं चुपचाप अपने माँ बाप के साथ उनके घर आ गई। मेरे माँ बाप भी मुझे बोझ ही समझते थे। मैं अपनी बेटी को सीने से लगाकर अकेले अकेले बहुत रोती थी। फिर कुछ दिन बाद मेरे माँ बाप ने मेरी दूसरी शादी कर दी, एक ऐसे व्यक्ति से जिसका पहले से ही एक बेटा था और मेरे पास भी एक बेटी थी। हम दोनों एक जैसे ही थे, इसलिए हमारी शादी हो गई तो अच्छे रिश्ते भी नहीं आते थे। उसका बेटा मेरी बेटी से 1 साल छोटा था। उसके बेटे का नाम विहान था और मेरी बेटी का नाम निशा था। हम लोग साथ ही रहने लगे और वक्त इसी तरह गुजरने लगा। निशा 16 साल की हो गई और विहान 15 साल का हो गया और अब विहान के पिता का भी देहांत हो गया। वह भी इस दुनिया से चले गए। दूसरे पति भी हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए। उनकी हमेशा ही तबीयत खराब रहती थी। उन्हें तरह तरह की बीमारियों ने घेर रखा था, लेकिन उनकी बीमारियों के साथ जैसे तैसे गुजारा हो रहा था, जैसे घर से रौनक ही उड़ गई हो। हमारा अपना मकान था, इसलिए किराए की चिंता नहीं होती थी और मेरे घर में ही एक किराने की छोटी सी दुकान थी। एक दिन जब हम सब लोग सो रहे थे, फिर अचानक ही बहुत जोर से आवाज आई। मेरा तो दिल बैठ गया। मैं बहुत घबरा गई थी और मैं भाग कर गई। मैंने देखा कि आवाज तो विहान के कमरे से आई है। मैं उसके कमरे की तरफ दौड़ी तो मैं देखते ही हैरान रह गई। कमरे की छत गिर गई थी। यह देखकर मैं घबरा गई। मुझे डर था कि कहीं विहान तो इस छत के नीचे तो नहीं दब गया। जब मैं घबरा गई और मैंने जाकर देखा तो विहान वहां नहीं था। वह बाथरूम जाने के लिए उठा होगा। इसी वजह से उसकी जान बच गई, क्योंकि उसके कमरे की छत गिर गई थी। मैं ईश्वर को धन्यवाद किया कि यह तो अच्छा हुआ कि विहान को कोई चोट नहीं आई, तो कुछ हो जाता तो मैं उसके स्वर्गवासी पिता को क्या मुंह दिखाती। लेकिन अब हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम उस छत को दोबारा डलवा सकते। कमरे का तो कबाड़ा ही बन गया था। सारी छत गिर चुकी थी और हमने उसको उसके हाल पर ही छोड़ दिया। उसके बाद मैंने अपने लिए अपना बिस्तर रसोई में ही डाल दिया और कमरे में दोनों बच्चों को सोने के लिए कहा, क्योंकि बाहर तो बहुत ज्यादा सर्दी थी और बाहर कोई सो भी नहीं सकता था और कमरे में एक बेड और एक चारपाई ही थी। 2 लोग भी बहुत मुश्किल से सो पाते थे। अब वह दोनों एक ही कमरे में सोते थे।
मजबूरी थी, क्या कर सकते थे। एक कमरे में तो दुकान थी और मेरे पति के घर में 3 कमरे बनवाए थे, तो हम 3 लोगों के हिसाब से कमरे ठीक थे। लेकिन एक कमरा दुकान के लिए भी तो जरूरी था, क्या कर सकते थे। एक दिन मेरा बेटा बेटी के कमरे में सोया तो सुबह सुबह कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई। विहान तो सवेरे उठकर नाश्ता करने भी बैठ गया था, जबकि निशा अभी तक सो रही थी। वह तो इतनी देर तक नहीं सोई थी, लेकिन आज वह इतनी देर तक क्यों सो रही थी। उसकी आदत थी कि वह सुबह जल्दी उठ जाया करती थी। मैंने उसको आवाज भी दी तो थोड़ी देर के बाद मैंने उसके कमरे में जाकर उसको देखा तो पता चला कि वह बेहोश हो चुकी थी। मैं बुरी तरह से घबरा गई थी कि उसको क्या हो गया। मैंने फौरन ही विहान को बोला कि पास के ही डॉक्टर को घर बुलाओ। डॉक्टर घर पर आया तो डॉक्टर ने कहा कि यह बेहोश हो गई है। लड़की काफी कमजोर है, खून की कमी है, कोई भारी कम इसे मत करवाना, बस आराम ही करवाना। फल और अच्छा खाना वगैरह खिलाए, ठीक हो जाएगी। जब निशा को होश आया तो मैं उसके पास गई और मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हो गया था। तो वह कहने लगी कि ऐसे ही बैठे बैठे मुझे चक्कर आने लगे थे और मैं बेहोश हो गई थी। मैंने अपनी बेटी को कहा कि तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। जब मैं नाश्ता लेकर आई और मैंने आकर देखा तो वह अपने कमरे में नहीं थी और कमरे के बिस्तर पर चादर भी नहीं थी। मैंने बस जाकर उसको देखा तो वह इस चादर को बैठकर धो रही थी। मैंने उससे पूछा, तुम यह चादर क्यों धो रही हो, तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। मैं उस पर बहुत चिल्लाई और कहा कि यहाँ से उठो और अपने कमरे में जाओ, नाश्ता करो, कुछ खाओगे पियोगी तो ठीक हो जाओगी। उसने कहा नहीं नहीं, मुझे यह ज्यादा जरूर धोनी है। बिस्तर बिछाने के लिए हमारे घर में एक ही तो चादर है। मैंने कहा कि अचानक से यह चादर धोने का भूत तुम्हारे सर पर क्यों सवार हो गया है। इतनी तो चादर गंदी नहीं थी जो उसको धोने के लिए बैठ गई। छोड़ इसे, मैं खुद चादर को धो दूंगी, उठो यहाँ से। उसने मेरी बात नहीं मानी और चादर को छत पर सूखने के लिए चली गई। उसके बाद ही उसने नाश्ता किया, फिर थोड़ी देर के लिए वह सो गई और विहान भी काम पर जा चुका था। उसको मैंने सिर्फ हाई स्कूल तक ही पढ़ाई करवाई थी और वह एक जूतों की दुकान पर काम करता था। वह बहुत ही मेहनती था। एक दिन विहान ने मुझसे कहा कि आज मैं खाना खाकर आया हूँ। वह देर से आया था और निशा भी पहले से ही कमरे में सो चुकी थी। वह भी जाकर कमरे में सो गया। मैंने भी रसोई में अपनी चारपाई डाल रखी थी। जगह बदलने की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं अपने पति को याद ही कर रही थी क्योंकि मेरे दूसरे पति बहुत अच्छे थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे। उसने कभी भी मुझे दुख नहीं दिया था और मेरी बेटी को वह हमेशा अपनी ही बेटी समझता था और कभी नहीं बताया था कि वह मेरा सौतेला बेटा है। उसने भी मुझसे अपने हिस्से का प्यार ले लिया था। वह मुझे सगी माँ से भी ज्यादा प्यार करता था और मेरा कहना भी मानता था। वह उस घर में अकेला ही मर्द था। वह हमारा इकलौता ही सहारा था, वरना हम दोनों कहाँ जाते। वो काम भी अच्छे तरीके से कर रहा था। मैंने उसे कहा भी था कि वह आगे की पढ़ाई प्राइवेट कर ले, क्योंकि अगर उसके पास कोई अच्छी डिग्री होगी तो नौकरी भी अच्छी मिल जाएगी। वह मेरी बात मान लेता था। सुबह सुबह फिर से कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई और मेरी बेटी फिर से बेहोश हो चुकी थी और इस बार तो उसकी शक्ल देखकर लग रहा था जैसे उसके जिस्म का सारा खून ही खींच लिया गया। वह बिल्कुल पीली थी। फिर मैंने डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर ने फिर वही बात कही कि मैं आराम करने को कहा था इसको। खाने में क्या खिलाया था आपने? मैंने उनको सारी बात बताई। मैंने कहा कि वही दाल सब्जी खिलाई थी और फल भी खिलाए थे। पूरा दिन कोई काम भी नहीं करवाया था।
तो डॉक्टर ने कहा कि दोबारा से कैसे इतनी कमजोर हो गई। आप इस बात को सीरियस लीजिए, नहीं तो आपकी बेटी की जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि इस तरह से अचानक बेहोश हो जाना और कई घंटे तक बेहोश रहना कोई मामूली बात नहीं। डॉक्टर ने सख्ती से सारी बात बताई और कुछ देर बाद वह चले गए थे। जब निशा को होश आया तो मैंने उससे कहा कि तुमने फिर से अब कोई काम किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैं उसके कमरे में दोबारा गई तो मैं यह देखकर हैरान हो गई कि वह क्या कर रही थी। वह तो फिर से बैठकर चादर को धो रही थी। इस बार मैं उसे दूर से देख रही थी, क्योंकि जो भी वह कर रही थी वह सब कुछ मामूली नहीं था। वह बेहोशी से उठकर चादर को धोना शुरू कर देती थी। यह सब क्या हो रहा था? वह यह सब क्यों कर रही थी? जब से मेरे बेटे ने उसके कमरे में सोना शुरू किया था तभी से वह ऐसा कर रही थी और बेहोश भी तभी से हो रही थी। अभी उसके लिए था तो सौतेला भाई, लेकिन बचपन से दोनों एक साथ ही पले बड़े थे। उन दोनों में दो सगे भाई बहनों जैसी मोहब्बत थी। फिर ऐसा क्या हो गया था कि मेरी बेटी की तबीयत दिन पर दिन क्यों खराब होती जा रही थी? मैं रोती रहती हूँ, सोचती रहती यह सब कुछ क्या हो रहा है। एक औरत कमजोर तब होती है जब वह बच्चे पैदा करती है, तब उसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं रहती। लेकिन जवान लड़कियां यूं बेहोश होने लगे, यह तो कोई नॉर्मल बात नहीं थी। दूसरे ही दिन उसने चादर सुखाया और इधर उधर भी देख रही थी कि जैसे मैंने उसे देखा तो नहीं है। रसोई की खिड़की से यह सब कुछ देख रही थी। मैंने भी उसको ऐसा एहसास नहीं होने दिया जैसे मैं उसको देख रही हूँ। लेकिन मेरी बेटी क्या कर रही थी? वह फिर से बिस्तर पर आकर लेट गई और उसने अपने ऊपर वाली चादर को ओढ़ लिया ताकि मुझे कुछ पता ना चले नीचे वाली चादर है या नहीं। यह मुझे नहीं पता था। मैंने उसको नाश्ता करवाया और हमारी नीचे वाली दुकान अच्छी नहीं चल रही थी। दुकान पर कोई बड़ा ग्राहक नहीं आता, सिर्फ बच्चे ही गोलियां और टॉफियां लेने आते थे, जो 5-10 रुपए देकर चले जाते। इस तरह से तो काम नहीं चलने वाला था। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, लेकिन यह बात मैंने अपने बच्चों को कभी नहीं बताई। विहान को भी कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह पहले से ही नौकरी कर रहा था। अब अगर ऐसे में यह बात बता देती तो वह और भी ज्यादा परेशान हो जाता, लेकिन मैं खुद बहुत परेशान हो गई थी। ऊपर से डॉक्टर ने कहा था कि बेटी को अच्छी चीज खिलाओ, लेकिन घर में तो दाल रोटी के भी पूरे पैसे नहीं हो रहे थे। घर का खर्चा करना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन एक दिन कुछ बहुत ही अजीब हुआ। मैंने अपने बेटे विहान और निशा को कुछ ऐसी बातें करते हुए सुना जिनकी मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई। मेरे बेटे ने कहा, निशा तुमने तो अभी से ही अपनी तबीयत खराब कर ली है। इस तरह तो नहीं चलेगा। अगर तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है तो फिर हम यह सब नहीं कर सकते। निशा ने कहा कि नहीं, मुझे यह काम करना है। इस तरह के मौके बार बार नहीं मिलते हैं और मुझे क्या पता था कि मेरे साथ यह सब कुछ हो जाएगा। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे अंदर इतनी भी ताकत नहीं है। मेरे बेटे ने कहा कि अब तो तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारी जिंदगी को दांव पर नहीं लगा सकता। तो मेरी बेटी का कहना था कि नहीं, सिर्फ 2-4 हफ्तों की बात है, उसके बाद यह मौका नहीं मिलेगा। यह सब क्या हो रहा था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। यह दोनों क्या बातें कर रहे थे? एक दिन तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मैं दंग रह गई। सुबह सुबह ही मेरी बेटी ने चादर को फिर से धोकर छत पर सुखा दिया और वह एक तरफ खड़ी होकर उल्टी कर रही थी। मैंने कहा कि क्या हो गया है तुम्हें? वह घबरा गई और बोली, मेरा दिल सा घबराता है। मैंने कहा, क्या मतलब है इस बात का कि दिल घबरा गया तुम्हारा? क्या खा रही हो ऐसा और चादर को बार बार क्यों धोती हो तुम? क्या छुपा रही हो मुझसे? अगर मुझे पता चला कि तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की है
जिससे मेरी और तुम्हारे बाप की इज्जत दांव पर लग जाए तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मेरी बेटी हैरान हो गई। उसने कहा, माँ आप किस तरह की बातें कर रही है? ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही है। लगता है आज आपने कोई फिल्म देखी है या किसी ने आपके कान मेरे खिलाफ भर दिए हैं, जो आप इस तरह की बातें कर रही हैं। मैं ऐसा क्यों करूंगी? और अगर मैंने चादर को धो दिया है तो क्या हो गया? ज्यादा गंदी हो गई थी, बस इसलिए धो दिया। आपको तो पता है कि कई दिन से मेरी तबीयत खराब है, तो दवाई खाने की वजह से मेरे पेट में भी खराबी हो रही है। अगर मुझे उल्टी आ गई तो इसका और कोई मतलब नहीं है। मेरी बेटी मुझसे इस तरह से बात कर रही थी। मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा और वह जमीन पर गिर गई। तभी अचानक विहान भी आ गया। उसने कहा कि माँ आप क्या कर रही है? आपने इस पर हाथ क्यों उठाया? तो मैंने उससे कहा, हाँ मैंने इसको मारा है, इस पर हाथ उठाया है। ऐसा तो मुझे बहुत pहले ही करना चाहिए था, लेकिन अभी मैं पूरी तरह से बात की तह तक नहीं पहुंची हूँ। जिस दिन मुझे पता चल गया तुम दोनों के बारे में, उस दिन देखना। अब मुझे खुद पता नहीं था कि मुझे क्या हो गया था। मेरे दिल में जो बात आ रही थी मैं वही बोले जा रही थी, जो कि मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था। रात को अचानक मेरी आंख खुली और मैंने देखा कि मेरे बच्चों के कमरे की लाइट जल रही थी। उस वक्त वो क्या कर रहे थे? उनको तो इस समय सो जाना चाहिए था और मुझे तो शाम को कह रहे थे कि आज हम जल्दी सो जाएंगे। मैं जब कमरे के करीब गई तो वह न सिर्फ जाग रहे थे बल्कि बातें भी कर रहे थे। किसी बात पर बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। मेरा बेटा कह रहा था कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो। तो मेरी बेटी कहने लगी कि हाँ खुशकिस्मत तो हूँ मैं, लेकिन फिर से जब मेरी तबीयत खराब होगी तो माँ मुझे देखकर बहुत परेशान हो जाएगी। कब तक ऐसा झूठ बोलेंगे? बेटा बोला, बस कुछ दिन और कर लेते हैं, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं उनकी बातें सुनकर हैरान रह गई। आज मुझे रहा नहीं गया। मैं कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो मैं हैरान रह गई। उन्होंने दरवाजे को अंदर से बंद क्यों किया था? क्या वजह थी दरवाजा अंदर से बंद करने की? वैसे भी अब मौसम बदल रहा था, उनका दरवाजा खोलकर सोना चाहिए था। मैंने दरवाजे पर बार बार दस्तक देना शुरू कर दिया, लेकिन इस तरह से दस्तक देने के बावजूद भी उन लोगों ने दरवाजा खोलने में आधा घंटा लगा दिया। और उसके बाद जब मैंने कमरे में देखा तो वह दोनों ऐसी शक्ल बनाकर बैठे थे जैसे नींद से जागे हैं। मैंने कहा, इतनी देर से दरवाजा क्यों खोला है? तो कहने लगे, हम सो रहे थे। मैंने कहा कि झूठ मत बोला करो। उन्होंने कहा कि हम क्यों इस समय जागेंगे और क्यों बातें करेंगे? हमारा कौन सा कल पेपर है जो हम तैयारी करेंगे? हम लोग तो सो रहे थे। मुझे उन दोनों की हरकतें समझ नहीं आ रही थी। मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे। मुझे उनकी बातें समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि वह दोनों तो ऐसे ही बैठे थे जैसे नींद से जगे हो। उसके बाद मैंने उनको कुछ नहीं कहा और वहां से चली गई। लेकिन मैं सोचती थी कि कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। एक दिन मेरी बेटी के बाजू में नील के निशान भी थे। यह तो जख्म के निशान थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या लगा था, लेकिन चोट तो उंगली पर लगती है, बाजू पर नहीं। मेरी बेटी कोई ना कोई बात मुझसे छुपा रही थी। कभी बेहोश हो जाती थी तो कभी उसके शरीर पर अजीब अजीब तरीके के निशान होते थे और कभी उठकर अपने बेड की चादर धोने लग जाती थी और मुझे कमरे में जाने नहीं देती थी। मेरा दिमाग जिस तरफ जा रहा था मैं वैसा सोचना नहीं चाहती थी। मेरी गलती थी। मैंने आग और पानी को क्यों एक साथ रखा? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने सोच लिया कि मुझे अब क्या करना है। जवान लड़का और लड़की को मुझे एक साथ एक ही कमरे में नहीं सोने देना चाहिए था। गलती तो मेरी ही थी। विहान था तो निशा का सौतेला भाई ही।
नियत बदलते देर नहीं लगती। इस उम्र में बच्चे बुरी संगत में पड़ जाते हैं। सगा भाई तो सागा होता है और सौतेला भाई सौतेला, तो फिर मैं कैसे सौतेले भाई बहन को एक साथ एक ही कमरे में सुला रही थी। यह मेरी ही गलती थी। जब हम ही बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे तो ऐसी परिस्थितियों पैदा ही होगी। अच्छी बुरी बातों का ध्यान तो हमें ही रखना होता है। बच्चे तो नादान होते हैं और नादानी में ही बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। जैसे जैसे विचार मेरे दिमाग में आ रहे थे, अगर यह सारे विचार सही है तो फिर सारा का सारा कसूर मेरा ही होगा। मैं अपने बेटे और बेटी पर नजर रखे थी। एक दिन मेरा बेटा बेटी को कोई चीज लाकर दे रहा था। मैं छुपकर उनकी बातें सुनने लगी। उसने कहा कि यह तुम्हारी दवाई है, इस दवाई को ले लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने मेरी बेटी को छुपा कर वह गोलियां दी। मैं परेशान हो गई, यह किस चीज की गोलियां हैं जो उसको दे रहा है। आखिर ऐसी क्या बात है जो परेशानी यह दोनों हल करना चाहते हैं और उसके बारे में मुझे नहीं पता, और यह दवाइयाँ कुछ अजीब सी क्यों लग रही थी। मेरी बेटी ने भी दवाइयाँ फौरन से पकड़ ली और उनको अपने दुपट्टे के पल्लू में छुपा लिया। बेटे ने कहा कि रात को सोने से पहले खा लेना, तो फिर अगले दिन तुम बेहोश बिल्कुल भी नहीं होगी। और 2-3 दिन तक तो मेरी बेटी वाकई बेहोश नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद शायद उसकी वह गोली खत्म हो गई थी और एक दिन बाद में फिर से मेरी बेटी बेहोश हो गई थी। मेरा बेटा भी घर पर नहीं था, इसलिए मैंने आज फायदा उठाने के बारे में सोचा। मैंने वह चादर बहुत ही होशियारी से बेटी के नीचे से खींच ली और उसको तरीके से तय करके कमरे से बाहर ले गई। मुझे खोलकर देखना था कि इस पर ऐसा क्या लगा होता है जिसकी वजह से मेरी बेटी सुबह उठते ही उसे धोना शुरू कर देती है और यहाँ तक कि अपनी बीमारी का भी ख्याल नहीं करती। जब मैंने उस चादर को खोलकर देखा तो पहले तो मुझे कुछ नजर नहीं आया, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो यह देखकर मैं हैरान रह गई कि उस चादर पर सफेद सफेद बाल थे और पूरी चादर बालों से भरी हुई थी। यह किस चीज के छोटे छोटे बाल थे, मैं हैरान हूँ, लेकिन मुझे यह बात समझ नहीं आई। मैं सोचती रही कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। मेरे बेटे और बेटी की हरकतों पर मैं नजर रख रही थी, इसलिए सारा कुछ अपने दिमाग में सोच रही थी, लेकिन मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंची थी। तब तक मेरी बेटी को यह पता चल ही गया कि चादर मैंने देख ली है, तो वह मेरे पास आकर बैठ गई और कुछ अजीब सी घबराई हुई नजर आने लगी। उसके बाद मैंने उससे पूछ लिया कि क्या बात है, क्यों परेशान लग रही हो, तो उसने कहा कि माँ चादर कहाँ है। तो मैंने उससे कहा कि वह तो मैंने धोने डाल दी है। यह कहकर वह मेरे पास से जाने लगी, तो मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और मैंने कहा कि मैं सब कुछ देख चुकी हूँ, उस चादर को जो भी लगा हुआ था मुझे बता दो, यह सब कुछ क्या है, तुम मुझसे इतने दिनों से क्या छुपा रही हो। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मेरे दिमाग में बहुत बुरे बुरे विचार आ रहे हैं। वह मेरे पास बैठ गई और फिर मेरी बेटी ने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरे पैर तले से जमीन निकल गई। मेरी बेटी ने मुझे बताया कि माँ, जैसा आप समझ रही है मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल हमने देख लिया था इस घर के हालात अच्छे नहीं चल रहे, घर की दुकान भी नहीं चल रही थी और भैया भी कुछ खास पैसे नहीं कमा रहे थे, लेकिन हमें ऐसा कोई काम नहीं मिल रहा था जो हम लोग कर पाए। फिर भैया के एक दोस्त ने उसको एक काम दिया। दरअसल उसने कुछ बहुत ही असली किस्म के कुत्ते के बच्चे रखे हुए थे जो कि 3 से 4 की तादाद में थे, लेकिन उनको संभालना उसके बस के बाहर था। इसलिए उसने हमें उन बच्चों को संभालने का काम दिया और उस काम के बहुत सारे पैसे दिए। दरअसल भैया भी पूरा दिन वही रहते थे, लेकिन रात में भाई को घर आना होता था, इसलिए उन कुत्ते के बच्चों को कमरे में ले आते थे और मैं उनको संभालती। उन्हीं के बाल सुबह चादर पर लगे हुए होते थे, जिसको मैं सुबह को धो देती थी, क्योंकि हमें पता था कि आपको इस तरह की चीज अच्छी नहीं लगती।
आपको यह सब कुछ नहीं बताना चाहते थे कि हम यह सब काम कर रहे थे, और मुझे बाद में पता चला कि मुझे कुत्ते से एलर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से मैं सुबह को बेहोश हो जाती थी। मेरी एलर्जी कम हो जाए इसलिए भैया मेरे लिए दवाई लाए थे। भैया का वह दोस्त बहुत अमीर है और इस काम के हमें बहुत ज्यादा पैसे भी दे रहा था। वह हमें एक दिन के 1000 रुपए दे रहा था, और आज उन बच्चों का हमारे घर में आखिरी दिन था, क्योंकि उन्हें लेकर वह दूसरे शहर चला गया है, और हमने इतने पैसे कमा लिए हैं कि हम उस कमरे की छत भी डलवा सकते हैं और घर का कुछ राशन भी ला सकते हैं। हमें पता है कि आपको पालतू जानवर पसंद नहीं है, इसलिए हमने आपको यह बात नहीं बताई थी, लेकिन आपने तो न जाने हमारे बारे में क्या क्या सोच लिया। हम पर इतना शक किया आपने। हमारे बारे में जो बातें की वह हमारे दिल में तीर की तरह जाकर लगती थी। मैं जानती हूँ वह मेरा सौतेला भाई है, लेकिन वह मेरे भाइयों से भी बढ़कर है। उसने हर बार सिर्फ हमारे बारे में ही सोचा है, जबकि देखा जाए तो हम उसके क्या लगते हैं। उसका पिता तो इस दुनिया से जा चुका है, और उसके अपने हिस्सेदारी भी तो है, जो कि हमसे बहुत ज्यादा अमीर है। वह उनके साथ जाकर भी तो रह सकता था, लेकिन वह फिर भी हमारे साथ रहता है, क्योंकि वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहता। उसने हमेशा मुझे अपनी बहन ही माना है। उसने कभी मुझसे कोई गलत बात नहीं की, और वह हमारा साथ भी देता है, हमारे लिए बहुत कुछ करता है। पूरा दिन वह काम करता है, रात को मैं उसकी मदद करती थी। वह कहता था कि वह रात में भी काम कर लेगा, दिन भर तो मेहनत करता था। इसलिए मैंने उसे कहा कि रात को तुम आराम किया करो, बच्चों को मैं देख लूंगी, इसलिए मैं उसके बात कर रही थी। मुझे यह सुनकर बहुत ही ज्यादा अफसोस हुआ और मुझे खुद पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। मैंने अपने बच्चों के बारे में क्या क्या सोचा। मैं अपने बच्चों के बारे में कितना गलत सोच रही थी। मेरे बच्चे उससे भी कई गुना ज्यादा अच्छे हैं। कितनी गलत बातें मैंने उनके बारे में सोची, जितनी मुझे सोचनी भी नहीं चाहिए थी। हमने यह बात विहान को नहीं बताई, और उसने भी उसको कुछ नहीं बताया कि मुझे सारी बात का पता लगा गया, क्योंकि अब यह काम वैसे भी खत्म हो गया था और मैं उसकी नजरों में और ज्यादा गिरना नहीं चाहती थी। उसके बाद विहान ने उस कमरे की छत डलवा दी, और अब हमारे घर का कमरा भी ठीक हो गया। धीरे धीरे हमने बहुत मेहनत की बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। हमारे हालात पहले से बेहतर होने लगे। धीरे धीरे इतनी बेहतर हो गए कि हमारे घर में कोई तंगी नहीं रही। मेरे साथ जिंदगी ने बहुत बुरा किया था, लेकिन अच्छा यह किया कि मुझे बहुत होशियार अच्छे बच्चे दिए। चाहे वह मेरे अपने थे या पराए, ईश्वर की कृपा से मेरे दोनों बच्चे बहुत ही मेहनती हैं, और इस बात को समझते हैं कि अभी उनकी मेहनत के दिन है, क्योंकि उनके सर पर पिता का साया नहीं था और मैं भी कुछ खास कर नहीं सकती थी। लेकिन उनको एहसास था, और यह एक बहुत बड़ी बात है। ईश्वर की कृपा है कि ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र हुआ। जैसा मैं सोच रही थी वैसा कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे।